नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का कर रहे थे। यह बुक रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 603 तक कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद स्टैटिक होगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। अब देखिए, सर्वाधिक की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष में महिलाएं कितना है, तो 1084। 1084। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कहेगा तो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और प्रथम पे क्या हो जाएगा, तो प्रथम पर मुंबई। ये फर्स्ट पे आ जाएगा मुंबई और सेकंड पे आ जाएगा दिल्ली। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है, तो ये गठन किया जाता है वार्ड समिति। क्या हो जाएगा, वार्ड समिति का गठन किया जाता है। इनमें से पूछा जा रहा है कि किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में दर्ज की गई। तो 1011 से 21 के दशक में जन्म से ज़्यादा मृत्यु हुआ। जन्म से ज़्यादा क्या हुआ, मृत्यु हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध इसी के अंतर्गत हुआ था। 1914 से 1918 के बीच में स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914, अंत हुआ था 11 नवंबर को 1918। यानी 14 से 18 क्या प्रथम विश्व युद्ध में प्रभावित बहुत सारा देश रहा, जिसमें भारत भी क्या था। उस दशक में 11 से 21 के दशक में जनसंख्या यानी कि जो था मृत्यु दर ज़्यादा हो गया था। जितना जन्म नहीं लिया था उससे ज़्यादा मृत्यु हो गया था। तो जनसंख्या वृद्धि क्या था, ऋणात्मक था। अब बताया जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो डायरेक्ट पूछता है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, पहली बात किया जाएगा 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जो एक अस्थाई नहीं था। अगला है भारत की पहली समकालीन जनगणना। समकालीन का मतलब हुआ एक अस्थाई। क्या है, एक अस्थाई, यानी कि इसे कहते हैं दशकीय जनगणना। क्या, दशकीय जनगणना। 10 मतलब 10 वर्ष पर। कितने वर्ष पर, 10 वर्ष पर। तो यह स्टार्ट हुआ था 1981 में। इसे कहा जाता है नियमित जनगणना। ये शासनकाल था रिपन का। किसका शासनकाल था, लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। अब बताना है कि जनगणना के अनुसार देखिएगा, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व यानी कि कितना था, पूरे ऑल इंडिया पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 613। अब देखिए, कहा जा रहा है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। अभी जस्ट हुआ है 382 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शिशु मृत्यु दर यानी IMR क्या दर्शाती है, तो यह दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष, कितने वर्ष, एक वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। यानी एक वर्ष प्रथम, यानी कि पहला जन्मदिन के पहले मरने वाले बच्चे की आयु, वो भी कितना में, तो 1000 जीवित बच्चों में काउंट किया जाता है। अब बताना है कि जनगणना 2011 में जो हुआ था, भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो देखिए, तीसरा का बात किया है, तो प्रथम अभी जस्ट आपको बताए, प्रथम पे क्या हो जाएगा, यूपी, ये हो जाएगा फर्स्ट पे। और तीसरा पूछा है, सेकंड पे कौन सा हो जाएगा, तो सेकंड पे हो जाएगा महाराष्ट्र। सेकंड पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब थर्ड पे कौन सा है, तो थर्ड पे है अपना बिहार। थर्ड पे कौन सा है, बिहार राज्य है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए जन्म नियंत्रण
कार्यक्रमों की सफलता दर तय करने हेतु देखिएगा कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह देखिएगा लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों का स्वीकार्यता, यानी कि लोगों द्वारा गर्भ निरोधक विधियों की स्वीकार्यता। क्वेश्चन नंबर 617, वर्ष 2021 के देखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर निम्नतम है। तो सबसे न्यूनतम किसका हो जाएगा, राजस्थान का। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहाँ का है, तो सबसे अधिक कहाँ का हो जाएगा, केरल। वो भी केरल कितना, तो 92.1%, 92.1%। लेकिन सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष में भी आ जाएगा कौन सा, केरल। पुरुष में केरल का कितना है, तो 96.11, 96.11%, 96.11%। लेकिन देखिएगा यहाँ राज्य पूछा है, तो राज्य में हो जाएगा राजस्थान, ठीक ना, राज्य में हो जाएगा राजस्थान। अब पुरुषों की साक्षरता दर अगर जो पूरे भारत में पूछे तो देखिए पूरे भारत में कितना है, 82.14, कितना है, 82.14%। लेकिन यही पुरुष की डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए कि ये पुरुष का हो गया 82.14, पुरुष की हो गया, और इसी में महिला का पूछेगा पूरे भारत में, तब महिला का हो जाएगा 65.46%, 65.46%। देखिए पूछा हुआ है ना कि बताइए भारत में महिला साक्षरता दर कितना है, तो अभी जस्ट बताए हैं 65.46%। और देखिएगा 82.14 किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, किसका, तो ये पुरुष की साक्षरता दर हो जाएगा, पुरुष की साक्षरता दर पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए स्टार्ट हो जाता है, अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक पहलू एवं राजकोषीय नीति का पहला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो पहला कौन सा है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। बजट घाटे की आवश्यकताओं को प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है। प्राथमिक घाटे का अर्थ है कि राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच अंतर, यानी ऑप्शन नंबर यही सही है कि राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर ही प्राथमिक घाटा का अर्थ होता है। 2018 के केंद्रीय बजट में जो कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया, नई प्रस्तावित उच्चतम सीमा क्या है। तो इसमें देखिएगा 20 लाख रुपए, कितना है, 20 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर ए। तुलनात्मक देखिएगा सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किस लोकप्रिय हस्ती को जाता है। तो ये हो जाएंगे डेविड रिकार्डो, कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, डेविड रिकार्डो। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार कब, यानी कि एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो 2016, ऑप्शन नंबर डी, 2016। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बजट में राजकोषीय घाटा इस सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा कुल व्यय माइनस उधारी के अलावा कुल प्रति, यानी ऑप्शन नंबर डी, कुल व्यय माइनस उधारी के अलावा कुल प्राप्ति, जितना प्राप्ति हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 626, घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है। तो घाटे की बजट नीति को और कहा जाता है विस्तारित आर्थिक नीति, ऑप्शन नंबर बी, विस्तारित आर्थिक नीति। क्वेश्चन नंबर 627, राजस्व घाटे की गणना के लिए कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है। तो राजकोषीय प्राप्तियां माइनस राजकोषीय व्यय, यानी राजकोषीय प्राप्तियां माइनस राजकोषीय व्यय, ऑप्शन नंबर बी। बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं। तो ये भारत का सार्वजनिक खाता के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा पूछा जा रहा है कि रेल बजट को
आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? तो इस समिति का नाम है एकवर्थ समिति। समिति का नाम है एकवर्थ समिति। अब वित्तीय घाटा का अर्थ क्या है? वित्तीय घाटा का अर्थ देखिए क्या है, बाह्य उपचार भी है, मुद्रा का मुद्रण भी है और बाह्य ऋण भी है, यानी उपरोक्त में से सभी क्या है, इसका अर्थ है। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून यानी किसके बारे में बताता है? तो देखिए वित्तीय सुधार और व्यय नीतियां के बारे में बताता है। वित्तीय सुधार और व्यय नीतियां के बारे में। टॉपिक नंबर 18 ये है उद्योग। उद्योग का पहला प्रश्न बताया जा रहा है कि भारतीय मुद्रा के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री। तो इसमें देखिएगा कपास एवं कपास के लत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कपास एवं कपास के लतें का प्रयोग किया जाता है। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? तो 1954, जब भारत में भारत रत्न का स्थापना किया गया था। भारत रत्न का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 634 में कहा जा रहा है मथुरा रिफाइनरी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को देखिएगा, यानी कि कैमा रिफाइनरी था जो 1982 में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए अब 60 MMTPA की दक्षता के साथ शुरू किया गया था। तो एक कैमा था तो छठा रिफाइनरी था, 6th। अगस्त 2018 में हिंडाल्को द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नेवोलिस इंक ने एक ग्लोबल एल्युमिनियम रोल्ड प्रोडक्ट कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी का नाम क्या था? तो इसका नाम था एलेरिस कारपोरेशन। ऑप्शन नंबर सी, एलेरिस कारपोरेशन। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली गैस उत्पादन कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने देश का दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप और देखिएगा रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित करने का प्राधिकार प्राप्त कर लिया है? तो ये देखिए कहाँ का हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। उस एक देखिएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस के संस्थापक का नाम बताइए, जिसका नाम उनके और एकता राखी निर्माता कंपनी के नाम पर रखा गया था। अब देखिएगा नाम क्या है, एकता सखी निर्माता कंपनी के नाम पे रखा गया है। तो ये थे कमल कुंभार। कौन थे? कमल कुंभार। यानी उस माइक्रो एंटरप्राइज के संस्थापक का नाम बताना है जिसका नाम उनके और एकता सखी, कौन सा? एकता सखी निर्माता कंपनी के नाम पे रखा गया है, तो कमल कुंभार। उस संगठन का नाम पहचान करें जो दिए गए समूह में संबंधित नहीं है। अब देखिएगा UBI, SBI, PNB ये सभी एक क्या है, बैंक का ब्रांच है। लेकिन ONGC क्या है? कंपनी है। ONGC क्या है? एक कंपनी है। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगुड़ा ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये उद्योग आता है। क्या आता है? उद्योग आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 641, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र में आता है? अब देखिएगा पहला क्षेत्र में कौन सा आता है? तो पहला क्षेत्र में आता है कृषि। पहला क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। और सेकंड में क्या आता है? तो सेकंड में आता है उद्योग। सेकंड में क्या आता है? उद्योग। और थर्ड में क्या आता है? तो थर्ड में आता है सेवा। थर्ड में सेवा, यानी जो सेवा प्रदान कर रहा है, हॉस्पिटल हो या फिर बैंक हो या और किसी प्रकार से आपको सेवा दिया जा रहा है, जैसे बस सेवा, एक क्या है? तृतीय सेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य क्या है? एक तृतीय सेक्टर है। इसी में GDP सबसे ज़्यादा आता है। सरकार को GDP तीसरे यानी कि सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा GDP प्राप्त होता है। अगला है ATA देखिएगा कोऑर्डिनेटर, जिसे माल के लिए पासपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके लिए भारत का एकमात्र
राष्ट्रीय निर्गम एवं गारंटी संघ का नाम क्या है? तो देखिएगा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। ऑप्शन नंबर देखिएगा सी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में है। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, जिसे कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है 1955 में योजना आयोग द्वारा लघु उद्योगों में से संबंधित समिति का नाम बताना है। तो करवे समिति। कौन सा? करवे समिति। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 15 मार्च कब? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को। और इसी का नाम देखिएगा नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग जिसका स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। अब देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी इसको कहते हैं शॉर्ट टिस्को। टिस्को किसका देखिएगा उदाहरण है? तो टिस्को जो है यह एक निजी क्षेत्र है। क्या एक है? निजी क्षेत्र। और टिस्को की स्थापना की बात करें तो 1907 में वो भी कहाँ? तो जमशेदपुर। कहाँ? जमशेदपुर, जो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। अगला देखिएगा निम्न में से कहाँ पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है? तो देखिएगा पुर्तगाल जो है यहाँ पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है। अगला है इसको, यानी IISCO वर्णपुर में स्थित है। यह भी एक स्टील प्लांट है। यह बताइए कहाँ है? तो इसको जो है वर्णपुर में, यह स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में इस्पात, देखिएगा लोहे और इस्पात उद्योग का इतिहास, यानी किसमें? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो ये झारखंड। कहाँ स्टार्ट हुआ था? झारखंड में, जहां आपको बताया अभी जमशेदपुर। अगला है रंगराजन राघवन को हाल ही में किस कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था? तो देखिएगा HCL। किसका? HCL। ऑप्शन नंबर बी का। एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग का नाम बताना है। तो देखिएगा टिस्को है। यह क्या है? तो टिस्को जस्ट बताए निजी क्षेत्र है। अमूल भी एक निजी क्षेत्र है। देखिएगा रिलायंस भी एक क्या है? रिलायंस पेट्रोलियम भी निजी है, लेकिन सेल क्या है? यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 650, बजाज ऑटो एक बताइए कैसा क्षेत्र है? तो बजाज ऑटो क्या है? तो यह एक निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 651 है कि अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन संबंधित किससे हैं? तो देखिएगा वर्जिन एयरवेज से। किससे? वर्जिन एयरवेज से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहकारी आंदोलन ने भारत में अपार सफलता प्राप्त की? तो ये हो जाएगा दूध उत्पादन में। किस क्षेत्र में? दूध उत्पादन में यह सरकारी आंदोलन ने भारत में अपार सफलता प्राप्त की थी। अब बताना है कि भारतीय भागीदारी एक्ट के अनुसार व्यापारिक कंपनी में अधिकतम कितने भागीदारी हो सकते हैं? तो अधिकतम 20 हो सकते हैं। कितना अधिकतम हो सकते हैं? 20। अब देखिएगा कहा जा रहा है इस युग्म को आप बताइए। अब देखिएगा BSNL ये भारतीय समूह है। तो BSNL जो है यह एक भारतीय समूह नहीं है। अब देखिए सही मिलान करना है। तो ये क्या है? नहीं है। बाकी देखिएगा मुंद्रा इस इजेंट ये क्या अदानी समूह है? तो ये क्या है? ये सही है। अब कह रहा है CMC लिमिटेड ये टाटा समूह है। तो ये भी सही है। IPCL ये रिलायंस समूह है। तो ये भी सही है। यानी सही है 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखना है कि सूची 1 और 2 में मिलान कीजिए। इसका देखिएगा सभी क्या है? एक संयंत्र है। तो इसका ट्रिक देखिएगा, ट्रिक होता है बीरू भीरू राज दुबे। क्या होता है? बीरू भीरू राज दुबे इसका ट्रिक है। अब देखिएगा बीरू से बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, भीरू यानी भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, यानी बोकारो और भिलाई रूस के सहयोग से,
राज मने राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और दुबे यानी दुर्गापुर यह ब्रिटेन के सहयोग से। ये इसका ट्रिक है। अब देखते हैं बीरू भीरू यानी कि भीरू। अब देखिएगा भीरू यानी भिलाई कहाँ, रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए राज दुबे, भीरू भीरू राज दुबे, तो राज राउरकेला कहाँ, जर्मनी, जर्मनी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। अब देखिए दुबे क्या है, भीरू भीरू राज दुबे यानी दुर्गापुर दू से, अभी से ब्रिटेन। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 में। अब देखिएगा बर्नपुर, तो बर्नपुर क्या है, छट गया ना कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है कि कारोबार का कौन सा रूप निजी और सुरक्षित तेज व्यापार के लिए अनुमति देता है और विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा की अनुमति देता है? तो ये हो जाएगा वाणिज्य। क्या हो जाएगा, वाणिज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बताना है कि निम्न में से किसी उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है कि अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। ये क्या होता है, तो विनिवेश कहते हैं या स्वत मोचन कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखिएगा क्या है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी जस्ट बताए विनिवेश, विनिवेश होता है या स्वत मोचन कहते हैं। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष हुआ था, तो 1948 में। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल यानी टेक्सटाइल मिशन यानी NTTM के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई थी? तो कितना था, 20 था। 1973 में औद्योगिक नीति विवरण के अनुसार निजी क्षेत्र को केवल कितने यानी कि रुपए की उससे अधिक कुल परिसंपत्ति होने के बाद ही अपने उद्योग के लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी? तो ये हो जाएगा 20 करोड़। अर्थव्यवस्था के प्रमुख देखिएगा सामरिक उद्योग को नियंत्रित करने वाली सरकार के साथ एक समाजवादी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति संकल्प IPR 1956 को अंगीकृत किया गया था। इस संकल्प के अनुसार उद्योगों को अब देखिए कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो इस श्रेणी टोटल था 3। कितने श्रेणी था? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। जून 2021 में विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किसके सहयोग से फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट का शुभारंभ किया था? तो इंटेल इंडिया, किससे? इंटेल इंडिया से। औद्योगिक पैमाने पर हीरो की खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान जो किस राज्य में है? तो यह देखिएगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश को भी पन्ना, मध्य प्रदेश की पन्ना जो हीरे की खान के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंसेस की समाप्ति के बाद कुछ उद्योगों में से एक जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा शराब। क्या हो जाएगा? शराब है, जो अभी बिहार में क्या है, बैन है। बिहार में शराब बैन है, लेकिन पूरी तरह से सभी जगह मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 664, 64 हो गया ना, 665 है। 65 में कह रहा है कि पूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है क्या कहलाता है? तो ब्रेक इवन बिंदु। क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। महारत्न देखिएगा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड शामिल है। बताना है भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति द्वारा
पहली वात्य भट्ठी का उद्घाटन राउरकेला जो शुभारंभ हुआ था इराज दुबे यानी कि कहाँ, जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। कब स्टार्ट किया गया था? तो 1959 में। ऑप्शन नंबर सी 1959 में स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU एक महारत्न है? तो PSU बात करें तो ये हो जाएगा भेल का। किसका हो जाएगा? भेल का हो जाएगा। अब भेल का देखिए पूर्ण रूप पूछा है तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आंसर हो जाएगा। इनमें से देखिएगा किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्गम को भारत रत्न का दर्जा प्राप्त है? तो ये देखिएगा किसको है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 671। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कितना चला था 56 से 61, कितना था 56 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से अब किसका स्थापना किया गया था? देखिएगा बीरू भीरू यह रूस के सहयोग से, राज दुबे यह जर्मनी के सहयोग से, है ना। अब देखिएगा दुर्गापुर यानी दुबे यानी ब्रिटेन के सहयोग से, अब बोकारो बीरू यानी रूस के सहयोग से। तो बोकारो रूस के सहयोग से हुआ था, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, लेकिन जर्मनी पूछा है तो एकमात्र बच गया ऑप्शन नंबर सी जर्मनी हो जाएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र। भारत 1972 में देखिएगा परिचालन प्रारंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट। अब देखिएगा बीरू क्या हो जाएगा? बीरू यानी रूस, और रूस को क्या कहते थे? USSR यानी स्थापना किसके देश की सहायता से? तो USSR यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। ये देखिए USA है, USA मतलब क्या हो गया? अमेरिका। USA मतलब क्या हो गया? अमेरिका। तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? तो बोकारो स्टील प्लांट USSR यानी रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। अगला है किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः जाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ऑप्शन देखते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी? अब देखिएगा 1959 में उत्पादन शुरू किया था। अब देखिए बीरू भीरू राज दुबे यानी राज यानी जर्मनी, अब बीरू यानी रूस के सहयोग से। अब देखिएगा भिलाई यानी ये भी रूस के सहयोग से। अब दुर्गापुर यानी दुबे ब्रिटेन के सहयोग से। अब देखिएगा इसमें है कौन जो छत्तीसगढ़ में किया गया था? तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र ये कहाँ है? रूस के सहयोग से। ये किया गया था छत्तीसगढ़ में, इसका स्थापना किया गया था। आगे देखिएगा भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में। अब देखिए किसके सहयोग से? तो बीरू भीरू राज दुबे यानी बीरू यानी रूस के सहयोग से। तो सोवियत संघ उसी को कहते हैं USSR। अगला है राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम आदि तो किसके केंद्र हैं? तो ये देखिएगा लोहा इस्पात उद्योग है। क्या है? लौह इस्पात उद्योग है। ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ONGC देखिए कृषि नहीं आएगा, शिक्षा भी नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं, क्या आएगा? ऊर्जा से संबंधित है ONGC। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? यानी पहला भी है, बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, तो हो जाएगा टिस्को। क्या हो जाएगा? टिस्को। भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अब देखिएगा क्या शामिल नहीं है? कच्चा तेल शामिल है, उर्वरक भी शामिल है, सीमेंट भी शामिल है, लेकिन चीनी शामिल नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? श्वेत क्रांति देखिएगा, श्वेत क्रांति की बात कहा जा रहा है तो आनंद भी श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। देखिए अमूल
दूध पीता है इंडिया, कहता है ना अमूल दूध पीता है इंडिया, यानी अमूल दूध पहला दूध था जो बच्चा को दिया जाता था। आप लोग 10-15 साल पहले अगर जो पूछिएगा पापा मम्मी से तो ये बच्चे को क्या पिलाते थे, अमूल दूध पिलाते थे। तो देखिएगा नॉर्मल बोलोंग ये क्या है, ये हरित क्रांति के जनक हैं। ये क्या है, हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक हैं। तो यही छट जाएंगे। बर्गेज कुरियन ये क्या है, श्वेत क्रांति के जनक हैं बर्गेज कुरियन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HSL की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला, कहाँ, राउरकेला में। क्वेश्चन नंबर 682, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल एक ऐसी कंपनी है, तो ये एक महारत्ना कंपनी है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? अब नहीं की बात कह रहा है, तो देखिएगा ICICI क्या है, तो यह एक बैंक है। ये क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। बाकी भेल हो गया और BCCL हो गया या NTPC ये क्या हो गया, ये सभी जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र है। NTPC का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला IPAB की स्थापना 2003 में वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका पूर्ण रूप क्या है, IPAB। तो देखिएगा आई से हो गया इंटेलेक्चुअल, देखिएगा इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन नंबर सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, अपीलेट बोर्ड हो जाएगा। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 में देखिएगा अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम CPSE कार्यरत थे? तो कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 686 में कि महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है। पहला शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, यह एक महारत्न कंपनी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन आता है, कोल इंडिया लिमिटेड भी आता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भी महारत्न के बीच आता है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा? अधिकांश रूप केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण किया जाता है। तो इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, तो 51% से अधिक, कितना, 51% से अधिक। अगला निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो सबसे बड़ी बात करेगा तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? अब देखिए कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, तो IOCL ये है, HNL द हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट कह रहा है, तो यह एक महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी गेल, भेल, सेल ये सभी क्या है, महारत्न कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 690 है कि भारत का सबसे पुराना व्यापक संगठन देखिए क्या है, तो AITU हो जाएगा। भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या होता है? अभी जस्ट हुआ है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर किस में है, तो 20 में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधक करती है? तो ये सेल करता है। कौन करता है? सेल द्वारा किया जाता है। इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना तत्कालिक USSR के सहयोग से किया गया था? तो अब देखिएगा ट्रिक क्या बताएं आपको, बीरू यानी बोकारो। अब देखिए बोकारो कहाँ कहाँ है, तो बोकारो यहाँ है, बोकारो यहाँ भी है और बोकारो यहाँ भी है, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिएगा बीरू, अब क्या है भीरू यानी भिलाई, बीरू भीरू। और क्या ट्रिक बताए हैं, राज दुबे, ये एकदम रट लीजिएगा। बोकारो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। अब देखिएगा NTPC 2021 में पूछा गया है, तो बोकारो तो हम लोग कंफर्म कर लिए। अब भीरू यानी भिलाई भी किया गया है। अब बोकारो के साथ भिलाई है नहीं है,
बोकारो के साथ भिलाई है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी है, बोकारो के साथ भिलाई भी नहीं है। और देखिएगा बोकारो यहाँ है, भिलाई है, लेकिन बोकारो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर केवल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग छाट सकते हैं। राउरकेला देखिए जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। अक्टूबर 2020 तक देखिएगा प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्यम में महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो अब देखिए किसको नहीं किया गया है, तो BHEL, तो ये देखिएगा भेल का तो है, और ONGC का है, तो हाँ ONGC के भी है। IOCL, तो IOCL का भी है। अगला कह रहा है NHPC, तो NHPC, तो इसका नहीं है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह क्या है, तो यह देखिएगा रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न क्या है, PSU है, तो ऑप्शन नंबर डी रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU है। क्वेश्चन नंबर 696 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU का एक वर्गीकृत नहीं है। अब नहीं कह रहा है, तो देखिएगा ये जो है CPSE ये है। अब देखिएगा CPSES यानी कि ई भी है, और PSES तो ये भी है, PSE भी है। तो देखिएगा स्टेट प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये देखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 697 है, महारत्ना का दर्जा प्राप्त करने हेतु क्या अर्हता निर्धारण की गई है। तो इसमें देखिएगा उल्लेखित वैश्विक छवि अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला कह रहा है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक उदाहरण है, तो यह देखिएगा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। रेल कोच फैक्ट्री RCF पंजाब के किस शहर में स्थित है, तो पंजाब के कहाँ है, कपूरथला में है। क्वेश्चन नंबर 700 कहा जा रहा है भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। ये 1944 में किया गया था। भारत का निर्मित देखिए आपको गुणवत्ता का लेबल बनाने के लिए कार्यरत है, तो ये देखिएगा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। कौन सा है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन हो जाएगा। सभी प्लेटफॉर्मों पर देखिएगा RXIL TREDS पर समव्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम कौन सा है, तो होगा HAL। क्या हो जाएगा, HAL हो जाएगा। कौन सी महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, तो अब महारत्न जितना भी कंपनी है वो याद कर लीजिएगा। देखिएगा MTN क्या है, NL, तो ये क्या है, नहीं है, यही जो है नहीं है। बाकी IOCL भी है, गेल भी है, BHEL भी है, भेल सेल गेल ये सभी क्या है, नवरत्न कंपनियां हैं। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न श्रेणी में आता है। अब देखिएगा IOCL क्या है, एक महारत्न कंपनी है। कौन सा एप्पल इंक के सहयोग के संस्थापक नहीं है। अब नहीं पूछा है, तो देखिएगा स्टीव जॉब हैं, रोनाल्ड वाएने हैं, मार्क जुगरबर्ग क्या है, तो देखिएगा फेसबुक के संस्थापक हैं। आज फेसबुक के संस्थापक हैं, इनका स्थापना फेसबुक कब हुआ था, तो 2004 में। 2004 के पहले फेसबुक नहीं था इंडिया में की कहीं भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 706। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, और हैंड रिटेन नोट्स भी कुछ समय बाद आप लोग को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं फरवरी या मार्च से। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का देखिएगा निगमन किस वर्ष हुआ था, तो 1907 में हुआ था। एक कंपनी नियमित सेवा ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों में प्रदान की जाती है। इस व्यावहारिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आउटसोर्सिंग। क्या होता है, आउटसोर्सिंग यानी बाहर की सोर्स। आउट मनी होता है ना बाहर,
कहा जा रहा है विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC के द्वारा देखिएगा निवेशित राशि कही जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी विनिमय। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष विदेशी विनिमय कहा जाता है। OTPC किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का संयुक्त उद्यम है? तो ये देखिएगा ONGC किसका है? ONGC का है। क्वेश्चन नंबर 710, इनमें से कौन सा देखिएगा PSU महारत्न नहीं है? तो PSU महारत्न कौन सा नहीं है? तो गेल है, ONGC भी है, सेल भी है, भेल भी है। क्या है? भेल भी है। अब देखिएगा BSNL, तो BSNL जो है यह नहीं है, BSNL नहीं है महारत्न कंपनी। किस क्षेत्र में भारत की कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो देखिएगा कृषि के बाद दूसरा क्या है? वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 712, अब देखिए किस कंपनी 2018 के 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य को प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया है? तो ये हो जाएगा TCS। क्या हो जाएगा? TCS। अब देखिए TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो जाएगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को महारत्न या नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो ये देता है लोक उद्यम विभाग। कौन? लोक उद्यम विभाग के द्वारा दिया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो अब भारतीय देखिएगा विमानपत्तन प्राधिकरण, ये क्या है? यह एक नवरत्न कंपनी नहीं है। तो आज देखिएगा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 715 को 15 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।